स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे सेरीकल्चर रेशम कीट पालन के पार्ट सेकंड के बारे में। आज का जो ये टॉपिक है इसका पार्ट फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन के उद्देश्य क्या है उनके बारे में डिस्कस किया था। नंबर 2, सेरीकल्चर यानी जो सिल्क वर्म है, रेशम कीट है, इसका हम रेशम प्राप्ति के उद्देश्य से पालन करते हैं। तो उस सिल्क वर्म या रेशम कीट की लाइफ साइकिल के बारे में हमने उस दिन डिस्कस किया था और ऐसा बताया था कि सिल्क वर्म के लाइफ साइकिल में 4 अवस्थाएं उपस्थित होती हैं। अंड अवस्था, लार्वा अवस्था, प्यूपा अवस्था और वयस्क अवस्था। तो एक तो लाइफ साइकिल डिस्कस किया था और एक टॉपिक उस दिन हमने डिस्कस किया था सिल्क वर्म की स्पीशीज कौन सी हैं, उन स्पीशीज के परपोषी पादप कौन से हैं और उस विशिष्ट प्रजाति के द्वारा प्राप्त होने वाले रेशम के बारे में हमने उस दिन डिस्कस किया था। आज हम डिस्कशन करेंगे एक तो कि जब औद्योगिक स्तर पर सिल्क वर्म का संवर्धन या पालन किया जाता है तो उस समय क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, एक इस पे डिस्कस करेंगे, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ओके, नंबर 2, जब सेरीकल्चर का काम होता है तो उसके दौरान कौन सी स्टेप्स आएगी और कौन सी पर्टिकुलर स्टेप में क्या किया जाएगा। और फाइनली हम डिस्कस करेंगे सिल्क वर्म के रोगों के बारे में, जिनके कारण या जिन रोगों के कारण सेरीकल्चर जो है उसे नुकसान होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज पहले रिक्वायरमेंट से, आवश्यकताओं से। 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, बहुत सिंपल ही है। सबसे पहले जो आवश्यकता हमने लिखी है उसका नाम है मचान। मचान वो स्थान है, वो प्लेटफॉर्म है जहां पर सिल्क वर्म यानी रेशम कीट के पालन का या संवर्धन का
कार्य किया जाता है। तो पहली जो रिक्वायरमेंट थी वो थी स्थान की या प्लेटफॉर्म की, जहां पर सिल्क वर्म का संवर्धन या पालन किया जाता है। तो पहली आवश्यकता की हमने बात की, और वो पहली आवश्यकता थी मचान की। तो मचान क्या है? एक स्थान है, एक प्लेटफॉर्म है, जहां पर सिल्क वर्म यानी रेशम कीट का संवर्धन करते हैं या उसका पालन वहां किया जाता है। दूसरी जो रिक्वायरमेंट की मैं बात कर रहा हूं, अंग्रेजी मैंने नाम लिखा है रियरिंग ट्रे, हिंदी में इसे पालन पोषण ट्रे के नाम से जाना जाता है, कि ये एक्चुअल में डिश या एक प्लेट के जैसी स्ट्रक्चर है, और इसी रियरिंग ट्रे में या इस पालन पोषण ट्रे में सिल्क वर्म के अंडों को रखा जाता है, जो उनके जीवन चक्र की पहली स्टेज है। तो इस रियरिंग ट्रे में अंडे रखे जाते हैं सिल्क वर्म के, और साथ में जो सिल्क वर्म का परपोषी पादप है, होस्ट प्लांट है। तो मैंने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, तो हमने ऐसी एक जानकारी डिस्कस की थी कि हमारी बुक में जो सेरी कल्चर के बारे में डिटेल डिस्कशन दी गई है, वो बॉम्बिक्स मोराई, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन दिया गया है। और जो बॉम्बिक्स मोराई है, इसका जो होस्ट प्लांट है वो है मलबरी, शहतूत का पादप। तो जो रियरिंग ट्रे है, पालन पोषण ट्रे है, इसमें सिल्क वर्म के अंडों को शहतूत की पत्तियों के साथ रखा जाता है, और इन्हीं शहतूत की पत्तियों को अंडे से जो लार्वा बनते हैं कैटरपिलर, वो खाते हैं या भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो दो आवश्यकताएं डिस्कस की अभी तक हमने, मचान और रियरिंग ट्रे। तीसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है स्पिनिंग ट्रे, हिंदी में इसे चंद्रा किस ट्रे के नाम से जाना जाता है। क्या है, डिस्कस करते हैं स्पिनिंग ट्रे के बारे में। इसमें जब कैटरपिलर जो है वो भोजन लेना बंद कर देता है और फिर वो कोकून का निर्माण करता है और प्यूपा अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो ये सब जो परिवर्तन है वो इस स्पिनिंग ट्रे में करवाए जाते हैं। तो मचान, फिर पालन पोषण ट्रे, फिर स्पिनिंग ट्रे। अगली जो रिक्वायरमेंट है वो है डाल। डाल बांस की बनी हुई एक टोकरी है, और इस डाल का उपयोग शहतूत की पत्तियों को लाने के लिए, उन्हें एकत्रित करके रखने के लिए किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ उपकरण हैं, मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। हाइग्रोमीटर, आर्द्रता कितनी है वो मापता है ये। ओवन का उपयोग
जो कोकून में प्यूपा है, उस प्यूपा को मारने के लिए आगे हम डिस्कस करेंगे कि स्टेप आएगी स्टिफनिंग, जिसमें उस प्यूपा को मारा जाता है। उसके लिए ओवन उपयोग में लेते हैं। फ्रीजर का उपयोग अंडे यानी जो बीज हैं इसके, इनको संचित करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा थर्मामीटर का भी उपयोग किया जाता है ताकि टेम्परेचर के बारे में जानकारी मिल सके। तो ये हमने आज रेशम कीट पालन, जब सेरीकल्चर की क्रिया की जाती है तो उस समय क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, ये हमने डिस्कस किया। अच्छा, इसके अलावा चाकू का उपयोग करते हैं ताकि उन शहतूत की पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। अच्छा, इन रिक्वायरमेंट्स के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो है सिल्क वर्म की एक उन्नत किस्म का चयन किया जाए, जैसे बॉम्बिक्स मोराई। तो इसकी भी एक बढ़िया क्वालिटी, बढ़िया वैरायटी को सेलेक्ट किया जाना चाहिए और प्लस उत्तम गुणवत्ता वाले परपोषी पादप चयन किए जाने चाहिए। तो इन 5 के अलावा 2 आवश्यकताएं ये सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। अब हम बात करेंगे सेरीकल्चर की स्टेप्स के बारे में। तो मैंने मेजरली यहाँ पर ये 5 डिफरेंट स्टेप्स ली हैं। 1 बाय 1 हम इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला है रियरिंग, देखभाल करना। रियरिंग का मतलब है पालन पोषण करना, देखभाल करना। यहाँ पर क्या होता है रियरिंग में कि वे सभी अवस्थाएं इस रियरिंग की स्टेप में सम्मिलित की जाएगी जो अंडे देने से लेकर कोकून के निर्माण तक की अवस्थाएं, ये सब आपके रियरिंग, पालन पोषण या देखभाल जो चरण है उसका हिस्सा है। तो जो रियरिंग स्टेप है, इस स्टेप में अंडों के उत्पादन से लेकर जो कोकून निर्माण होगा वहां तक जीवन चक्र में जो भी परिवर्तन आएंगे वो सभी इस रियरिंग स्टेप में सम्मिलित किए गए हैं। यहां तक ठीक? तो रियरिंग एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है और रियरिंग की स्टेप में जो एडल्ट सिल्क वर्म है उसके द्वारा जो अंडे दिए गए हैं, फिर उन अंडों से लार्वा निकलेंगे, उनमें निर्मोचन की क्रिया होगी और अंत में वो लार्वा प्यूपा में बदल जाएंगे और कोकून निर्माण होगा। तो अंडे से लेकर कोकून निर्माण तक के ये जितने भी परिवर्तन आएंगे वो सब रियरिंग या देखभाल, पालन पोषण चरण में सम्मिलित किए गए हैं। और वहाँ हमने डिस्कस किया था 2 प्रकार की ट्रे हम काम में लेंगे, रियरिंग ट्रे, स्पिनिंग ट्रे। ओके, और ये पूरा काम कहाँ पर होगा? मचान पर होगा। सेकंड बात है ग्रेनेज मैनेजमेंट का, हिंदी में इसे हम बीजागार प्रबंधन कहेंगे। थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको। इस स्टेप में होगा क्या कि जो ग्रेनेज मैनेजमेंट है
बीजागार प्रबंधन है, इसमें 3 बातें निश्चित की जाती हैं। नंबर 1, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज यानी अंडों को उपलब्ध करवाया जाए, यानी जो सेरीकल्चर कर रहे हैं उस रेशम कीट संवर्धन के लिए उत्तम गुणवत्ता वाले सीड यानी बीज जो वास्तव में अंडे हैं उनकी उपलब्धता का ध्यान रखा जाए। एक काम तो इसका ये है। नंबर 2, उनमें किसी भी प्रकार का वायरस का या प्रोटोजोआ का कोई संक्रमण, हम बाद में रोग डिस्कस करेंगे, तो ग्रेनेज मैनेजमेंट का जो दूसरा उद्देश्य है वो ये है कि जो बीज उपयोग में लिए जा रहे हैं वो किसी रोगजनक से संक्रमित नहीं होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए। ये ग्रेनेज मैनेजमेंट का दूसरा उद्देश्य था। और जो तीसरा उद्देश्य है यहाँ पर कि रोगों की रोकथाम हो गई, अच्छे बीजों की उपलब्धता हो गई, और तीसरा उन्हें पर्याप्त और उचित पोषण मिले, ये भी ग्रेनेज मैनेजमेंट का एक कार्य है। तो जो बीजागार प्रबंधन है, ग्रेनेज मैनेजमेंट है, मोटे रूप से इस ग्रेनेज मैनेजमेंट में 3 काम किए जाते हैं। बढ़िया क्वालिटी वाले बीजों की उपलब्धता बनी रहे। दूसरा, जो बीज काम में लिए जा रहे हैं उनमें रोगों की रोकथाम यानी किसी भी प्रकार के रोगजनक का संक्रमण ना हो। और तीसरा जो काम है ग्रेनेज मैनेजमेंट का वो ये है कि जो बीज हैं इन्हें उचित पर्याप्त पोषण प्राप्त होता रहे। तो ये ग्रेनेज मैनेजमेंट के 3 उद्देश्य हमने डिस्कस किए। अगली मैं बात कर रहा हूं सप्लाई ऑफ सीड, कि कोई व्यक्ति अगर सेरीकल्चर का काम कर रहा है तो वो बीजों के रूप में क्या उपयोग में ले सकता है। तो मान लो कोई व्यक्ति एक लंबे समय से सेरीकल्चर के काम से जुड़ा हुआ है, यानी वह व्यक्ति सेरीकल्चर के लिए एक अनुभवी व्यक्ति है, तो ऐसी स्थिति में सीड के रूप में वो अंडों का उपयोग कर सकता है, एग्स काम में ले ले। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नया है इस क्षेत्र में, उसे अधिक अनुभव नहीं है सेरीकल्चर का, तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को बीज के रूप में सेकेंड इंस्टार लार्वा का उपयोग करना चाहिए। तो 2 तरीके के सीड सेरीकल्चर के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। पहला, अनुभवी व्यक्ति है तो अंडों का उपयोग कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति नया है सेरीकल्चर के क्षेत्र में तो उसके द्वारा बीजों के रूप में सेकंड इंस्टार लार्वा उपयोग में लिए जा सकते हैं। ओके, अब अगली जो स्टेप आएगी वो कोकून्स फॉर्मेशन है, कि जब 5th इंस्टार लार्वा बन जाता है। उस दिन हमने डिस्कस किया था कल के लेक्चर में मोल्टिंग के बारे में, निर्मोचन के बारे में, कि लार्वा में 4 बार निर्मोचन होता है कैटरपिलर में। तो 5th इंस्टार लार्वा बना, उसके बाद वो कोकून का निर्माण करता है।
इस समय इसे स्पिनिंग ट्रे में रखा जाता है, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाया जाता है और ये कोकून के फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। इस समय लार्वा क्या करता है, खाना बंद कर देता है। फिफ्थ जो इंस्टार लार्वा है वो किसी भी प्रकार की शहतूत की पत्तियों को नहीं खाता और फिर कोकून बना के प्यूपा अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसा भी बताया था कि लार्वा में विशिष्ट प्रकार की ये सिल्क ग्लैंड है, रेशम ग्रंथियां हैं, उन्हीं के द्वारा इस कोकून का निर्माण किया जाता है। लास्ट स्टेप में इस कोकून से सिल्क प्राप्त किया जाता है, ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम कोकून। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। 3 तरह के यहाँ काम होंगे, समझते हैं यहाँ पर। सबसे पहला काम कि कोकून से आपको सिल्क प्राप्त करना है और इस कोकून के भीतर वो प्यूपा है, तो प्यूपा को पहले मारा जाना चाहिए। तो पहले ये काम उबलते हुए पानी में ये प्यूपा डाले जाते थे, तो अंदर के जो जीव थे वो मर जाते थे और फिर ये कोकून थोड़ा स्मूथ ढीला हो जाता था। तो एक क्रिया हुई जिसमें हमने क्या किया कि कोकून के भीतर जो प्यूपा है उसे मारा गया। इस स्टेप को हम नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड स्टिफलिंग। वर्तमान में ये काम ओवन के द्वारा किया जाता है एक निश्चित ताप पर। तो क्या करते हैं स्टिफलिंग की प्रोसेस में कि जो कोकून है उसे उबलते हुए जल में या फिर वर्तमान में ओवन में रखा जाता है ताकि उसमें जो प्यूपा है उसकी मृत्यु हो जाए और जो ये ऊपर धागा बना हुआ है कोकून का ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, ढीला हो जाए। इस पूरी प्रोसेस का नाम है स्टिफलिंग। इसके बाद दूसरी स्टेप है, इट इज कॉल्ड रीलिंग। रीलिंग में क्या करते हैं कि जब ये कोकून ढीला हो जाता है तो इस कोकून से धागे को प्राप्त किया जाता है, सिल्क प्राप्त करते हैं। इस प्रोसेस को रीलिंग कहते हैं। तो पहले स्टिफलिंग फिर रीलिंग। तो रीलिंग में वो धागा प्राप्त किया। पहले कुशल श्रमिकों के द्वारा ये काम किया जाता था, तो प्रक्रिया बड़ी धीमी थी। वर्तमान में इस रीलिंग की क्रिया के लिए एक उपकरण काम में लिया जाता है और उस उपकरण का नाम है नागा हारा उपकरण। तो कम समय में ज्यादा जो धागे हैं वो कोकून से अलग किए जा सकते हैं। तीसरी स्टेप होती है स्पिनिंग। अब इस तरह से जो रेशम का धागा मिला रीलिंग के द्वारा, स्टिफलिंग के द्वारा, उसमें चमक नहीं है, मजबूत नहीं है, मतलब वस्त्र निर्माण के लिए इसका उपयोग संभव नहीं है। तो तीसरी स्टेप करते हैं स्पिनिंग की। क्या करेंगे इसमें, इस कच्चे रेशम को गर्म जल, अम्ल, एसिड्स, इनके साथ उपचारित किया जाता, जिससे इसमें चमक आ जाती है, मजबूती आ जाती है। इस पूरी प्रोसेस को स्पिनिंग के नाम से जाना जाता है। तो अभी हमने डिस्कस की सेरीकल्चर की स्टेप्स के बारे में। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्टिफलिंग, रीलिंग और स्पिनिंग क्या है, इन तीनों के बारे में डेफिनेशंस जरूर याद करें। स्टिफलिंग किसे कहेंगे, रीलिंग किसे कहेंगे और स्पिनिंग किसे कहेंगे। अब मैं लास्ट डिस्कस कर रहा हूं कुछ डिजीज के बारे में। तो 2 टाइप की डिजीज है, एक वायरस पेब्रिन है, दूसरी प्रोटोजोअन पेब्रिन है। तो वायरस पेब्रिन केवल अंडों में होती है, यानी लार्वा में होगी, अंडों में होगी। और एक वायरस है बोरेलाइन बॉम्बिसिस,
इसके द्वारा ये रोग उत्पन्न होता है, जिसके कारण अधिकांश लार्वा इससे संक्रमित हो जाते हैं और सेरीकल्चर में रेशम की प्राप्ति घट जाती है। दूसरा है प्रोटोजोअन पेब्रिन। एक प्रोटोजोआ है नोसेमा बॉम्बिसिस। इस नोसेमा बॉम्बिसिस के कारण प्रोटोजोअन पेब्रिन रोग होता है, जो एडल्ट और लार्वा दोनों में हो सकता है। दोनों को ये प्रोटोजोआ संक्रमित करता है और इसके कारण भी रेशम की प्राप्ति में कमी आ जाती है। तो आज हमने सेरीकल्चर रेशम कीट संवर्धन के बारे में डिस्कस किया। आई थिंक आज का जो लेक्चर था वो आपको समझ में आया होगा। कल हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।